इसमें भी डिटेल में पढ़ना है कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, किस चीज़ का क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो मेनली दो पार्ट्स में क्लासीफाई है। एक है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया, एक को बोल दिया एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एक को क्या बोल दिया सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। कितने पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? 2 पेरेंट्स, वन इज मेल एंड द अदर वन इज फीमेल। एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है रिप्रोड्यूस करना, रिप्रोड्यूस का मतलब है दोबारा से नए सेल्स बनाना, एग्जिस्टिंग सेल्स से नए सेल्स को दोबारा से बनाने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। अगर वो रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स की हेल्प से हो रहा है, मेल और फीमेल की हेल्प से हो रहा है, तो हम उसको क्या कंसिडर करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन कोई रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस किसी किसी ऑर्गेनिज्म में सिंगल पेरेंट से भी हो जाते हैं, जैसे कि अमीबा। अमीबा नाम किसने सुना हुआ है? अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जब वो अपने फुल साइज में आता है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी कि एक अमीबा से 2 अमीबा बनते हैं, एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाते हैं। वहाँ पर किसी दूसरे पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंगल पेरेंट से ही काम हो जाता है। इसीलिए हम उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को बोलते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसमें सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट। सेक्सुअल वाले में 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, मेल एंड फीमेल। एसेक्सुअल वाले में सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड। अमीबा अपने आप ही बड़ा होकर टूट जाएगा, एक ही अमीबा से 2 अमीबा बन जाएंगे, कोई स्पेशल पेरेंट्स की अलग से मेल फीमेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को जिसमें आप रिप्रोड्यूस कर रहे हो नए सेल्स को, इस प्रोसेस को 2 मोड्स में बांट दिया गया, जिसमें 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ी है उसे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोल दिया गया, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत थी उसको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोल दिया गया। ठीक है, जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें 2 पेरेंट्स होते हैं, ये जनरली उन ऑर्गेनिज्म के लिए होता है जिनकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे कि ह्यूमंस, काउ, बफेलो, कैट, डॉग। ये सब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, उन सबको कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो छोटे ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स नहीं होते, सिंपल होते हैं, ज़्यादातर उनके लिए होता है, जैसे कि अमीबा। अमीबा बहुत छोटा सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम, पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। राइजोपस, स्पाइरोगायरा, हाइड्रा, पीस, ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, सिंपल होते हैं, उनमें ज़्यादातर हमें कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है? एसेक्सुअल। जिनके स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है उसमें सेक्सुअल, जिनके सिंपल है उनमें एसेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल सेक्स सेल्स की भी जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? स्पेशल सेक्स सेल्स की। आपने सुना होगा पहले से, मेल का सेक्स सेल होता है स्पर्म और फीमेल का सेक्स सेल होता है ओवा या फिर। ये बात किसको पहले से पता है? मेल का सेक्स सेल स्पर्म, फीमेल का सेक्स सेल ओवा या फिर। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशल सेक्स सेल्स की जरूरत पड़ती है। स्पेशल सेक्स सेल्स आर रिक्वायर्ड, स्पेशल सेक्स सेल्स आर रिक्वायर्ड। मेल में वो सेक्स सेल क्या कहलाता है? स्पर्म, और फीमेल में ओवा या फिर एग, ओवा या फिर। ठीक है बच्चों, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कोई स्पेशल सेक्स सेल्स की जरूरत नहीं पड़ती। अमीबा बड़ा हुआ, जब वो अपने फुल साइज में आया वो अपने आप ही डिवाइड कर दिया, कोई स्पेशल सेक्स सेल्स नहीं बन रही, कोई स्पर्म नहीं बन रहा, कोई ओवा नहीं बन रहा, अपने आप ही डिवाइड हो जाता है। तो इस एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में नो स्पेशल सेक्स सेल्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा बच्चों, एक वर्ड आता है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस। वेरिएशंस का क्या मतलब होता है? चेंजेस। तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन के बाद किसके सेल्स के अंदर कितने चेंजेस आएंगे, वही क्या कहलाता है? वेरिएशन। मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया, अमीबा बड़ा हुआ, उसके बाद वो टूट गया। ये जो 2 नए अमीबा बने हैं, ये दोनों ही अमीबा
पेरेंट अमीबा जैसे ही दिखते होंगे, पेरेंट अमीबा जैसा ही स्ट्रक्चर होगा, जो फीचर इनके पेरेंट अमीबा के पास थे वो फीचर इसके पास होंगे, है ना। वेरिएशंस उसमें बिल्कुल ना के बराबर होगी, चेंजेस बिल्कुल ना के बराबर होंगे। एक अमीबा था वो टूट गया, टूट कर ये एक अमीबा बना, ये दूसरा अमीबा बना, ये दोनों ही अमीबा अपने पेरेंट अमीबा से सिमिलर होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर भी सेम होगा, स्ट्रक्चर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑलमोस्ट क्या होंगे, सेम। तो इस एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो चेंजेस आते हैं, जो वेरिएशंस आती हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं। वेरिएशंस आर वेरी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन, जो चेंजेस देखने को मिलते हैं नए सेल्स के अंदर वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। वही अगर हम बात करें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो उसमें तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ चीज़ें हमें हमारे फादर से मिलती हैं, कुछ चीज़ें हमें हमारी मदर से मिलती हैं, कुछ चीज़ें हमारे ग्रैंड पेरेंट से मैच होती हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अंदर आती हैं वो मिक्स होकर आती हैं, कुछ फादर से, कुछ मदर से, कुछ और फैमिली मेम्बर्स से, है ना। तो क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर से वेराइटीज़ आ रही हैं, इसलिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस जो होती हैं वो ज़्यादा, वेरिएशंस आर इवन अगर हम अपने भाई या बहन में भी देखें, किस किसके घर पर है भाई या बहन, रखा हुआ है घर पर, तो घर पर जो आपने अपने भाई या बहन रखे हुए हैं उनसे भी अगर आप अपने आप को कंपेयर करोगे तो नो डाउट बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी होंगी, लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस भी होंगे, बहुत सारे वेरिएशंस भी होंगे, क्योंकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें वेरिएशंस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें नए सेल्स बनाने होते हैं, रिप्रोड्यूस करने होते हैं। उसको दो मोड्स में कैटेगराइज किया है, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि अमीबा में होता है, सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मेल और फीमेल, जैसे ह्यूमंस में होता है। एसेक्सुअल में कोई स्पेशल सेक्स सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, स्पेशल टाइप के सेल्स की जरूरत नहीं पड़ती। सेक्सुअल वाले में स्पेशल सेक्स सेल्स की जरूरत पड़ती है, मेल के अंदर उसको स्पर्म बोलते हैं, फीमेल के अंदर उसको ओवम। इसके अंदर जो वेरिएशंस आते हैं, जो चेंजेस आते हैं नए ऑर्गेनिज्म में वो बहुत कम आते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से हम सब अलग दिखते हैं, हमारी बॉडी के फीचर्स तो अलग है, तो आप एक नाम, एक कान, सबको कान, एक मुंह, सबके पास यही सब चीज़ें हैं, है ना। लेकिन फिर भी हम सब अलग दिख रहे हैं ना, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर क्या आती है, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन। बताओ ये किस किस को समझ आ रहा है, देखने और समझने वाले हैं। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो ये जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलने वाला है, इसमें सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होगी, कोई स्पेशल सेक्सेस की जरूरत नहीं होगी, वेरिएशंस थोड़े कम ही आएंगे, है ना। ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से होता है। जैसे कि अमीबा में बात करें तो अमीबा अलग तरह से करता है, स्पायरो वगैरह करके एक ऑर्गेनिज्म होता है, हमें देखेंगे उसमें अलग तरीके से होता है, प्लेन एरिया में अलग तरीके से होता है, हाइड्रा में अलग तरीके से होता है। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से करते हैं। उसके बेसिस पर हमने इसमें 6 मेन कैटेगरीज डिवाइड की हैं, जिसमें हम पहला पढ़ते हैं फिजल, दूसरा होता है फ्रेगमेंटेशन, थर्ड हम देखेंगे, पढ़ेंगे बडिंग, फिर हम देखेंगे रीजनरेशन, नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन, बात नहीं करनी बच्चों को। लास्ट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पढ़ते हैं बच्चों फिजल। फिजल का मतलब होता है टूटना। फिजल से क्या समझ आना चाहिए जो हमें, टूटना। 2 वर्ड होते हैं एक जैसे से रखते हैं, एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिजल। फ्यूजन मतलब होता है जुड़ना, फ्यूज हो जाना मतलब जुड़ जाना, फिजल मतलब टूट जाना, फिजल मतलब टूट जाना। जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में अमीबा का एग्जाम्पल दिया था, तो मैंने आपको बताया था, समझाया था कि अमीबा जब अपनी फुल लेंथ पर जाता है तो फिर वो टूट जाता है, और टूटकर एक अमीबा से 2 नए अमीबा बन जाते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजल। जो स्ट्रक्चर होता है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें आपको फिजल देखने को मिलता है। जब अमीबा ग्रो कर जाता है तो धीरे धीरे अमीबा का
न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है, न्यूक्लियस बड़ा होना शुरू, ये पेरेंट अमीबा होता है। ठीक है, अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, किसी को बताया पहले से। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। ये पेरेंट अमीबा है, ये उसके अंदर का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पता है ना सबको, और जो फ्लूइड होता है उसके अंदर, सेल के अंदर, वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। जब पेरेंट अमीबा पूरा फुल अपना लेंथ में आ जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो इसका न्यूक्लियस इस तरह से खिंचना शुरू होता है। धीरे धीरे इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो जाता है। एक ही न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस मिल जाते हैं, साइटोप्लाज्म भी थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। फिर धीरे धीरे खींचते 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 बिल्कुल ही टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है, और दो नए सेल्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। क्या होता है हमको? दो नए अमीबा बनते हैं। तो एक ही अमीबा से टूट कर दो नए अमीबा बन गए ना यहाँ पर, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फिजन। क्या बोलेंगे इसको? फिजन। वो काइसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है इनटू टू न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, वो ये कि अगर दो में डिवाइड हो रहा है तो बाइनरी फिजन बोलते हैं। जैसे कि अभी अमीबा का एग्जांपल देखा, वो एक अमीबा से दो अमीबा बना रहा है। और अगर दो से ज़्यादा में डिवाइड हो जाए, दो से ज़्यादा में डिवाइड हो जाए, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। अभी मल्टीपल फिजन का भी एग्जांपल देखिए। फिलहाल फिजन का सिंपल सा मतलब है टूटना, ये किस किस को समझ आ रही है? अगर वो दो में टूट रहा है तो बाइनरी फिजन, दो से ज़्यादा में टूटेगा तो मल्टीपल फिजन। अमीबा कितने में टूट रहा है? दो में, तो उसका कौन सा फिजन कहलाएगा? बाइनरी फिजन। हेडिंग बनाएंगे अपने पास फिजन, फर्स्ट नंबर डालकर हेडिंग बनाएंगे फिजन। इसमें लिखेंगे फिजन इज अ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फिजन इज अ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which an unicellular organism यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल वाला ऑर्गेनिज्म, लाइक अमीबा, एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा divides itself into two new organisms, into two or more new organisms, into two or more new organisms, into two or more new organisms. Next line में लिखो, fission is of two types. Fission दो टाइप्स में है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। नंबरिंग डालकर लिख लो, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। एक बाइनरी फिजन है और एक क्या है? मल्टीपल फिजन है। अब लिखो बाइनरी फिजन, हेडिंग बनाओ। बाइनरी फिजन में लिखो, इट इज द टाइप ऑफ फिजन, in which an organism divides itself into two new organisms. An organism divides itself into two new organisms. एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को डिवाइड कर लेता है दो नए ऑर्गेनिज्म में। ठीक है। लिस्ट ऑफ फॉर एग्जाम्पल अमीबा, बहुत जल्दी से एक डायग्राम अमीबा होता है, उसका पहले न्यूक्लियस इलॉन्गेटेड होता है, फिर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों डिवाइड हो जाते हैं और दो नए अमीबा बन जाते हैं। लिखो इसमें स्टार डालकर, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, Amoeba is an unicellular organism. Amoeba is an unicellular organism. Amoeba is an unicellular organism, comma, when it matures, जब वो मैच्योर हो जाता है, फुल साइज का हो जाता है, then elongation of its nucleus start taking place elongation of nucleus होता है, ठीक है,
फॉलोड बाय, उसके बाद फॉलो क्या करता है वो, फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाते हैं, एंड वन पेरेंट अमीबा divides into two daughter amoeba. One parent amoeba divides into two daughter amoeba. ठीक है। अच्छा, अमीबा में ना ये जो डिवीजन है ये कहीं से भी हो सकता है, क्योंकि अमीबा की कोई फिक्स पर्टिकुलर शेप नहीं होती, तो वो कहीं से भी डिवाइड हो सकता है, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी कैसे भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि उसकी कोई फिक्स पर्टिकुलर शेप नहीं होती। बट अगर हम कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म देखें, जैसे कि जो हमारे सिलेबस में है, जिसका नाम है लेशमेनिया। क्या नाम है इसका? लेशमेनिया। लेशमेनिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, क्योंकि काला अजहर लगता है। काला अजहर मतलब ब्लैक फीवर। काला अजहर किसको बोलते हैं? ब्लैक फीवर। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया डायग्राम। इस तरह से ये ऑर्गेनिज्म दिखता है। इसका नाम है लेशमेनिया। क्या नाम है इसका? लेशमेनिया। ये यूनिसेलुलर है, यानी कि सिंगल सेल से बना हुआ। इसके अलावा ये एक बीमारी फैलाता है जिसका नाम है काला अजहर, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक फीवर। क्या बोलते हैं इसको? अब देखो ध्यान देना, ABCD डायग्राम में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, फोकस करना। ये तो पूरा एक लेशमेनिया हो गया। फिर धीरे धीरे सेकेंड डायग्राम में इसका न्यूक्लियस बड़ा होना शुरू होगा और डिवाइड होना शुरू होगा। धीरे धीरे इसका एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बनेंगे, और दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से अलग अलग हो गए। फिर धीरे धीरे जब न्यूक्लियस अलग हो गए ना, एक बार न्यूक्लियस अलग हो गया, DNA कॉपी हो गया, उसके बाद फिर ऑर्गेनिज्म भी अलग अलग होना शुरू होगा। एक न्यूक्लियस इसके अंदर चला जाएगा, एक न्यूक्लियस इसके अंदर। धीरे धीरे ये ऐसे खुलते खुलते एक ऑर्गेनिज्म से एक लेशमेनिया से कितने लेशमेनिया बनेंगे? तो फिजन है, कौन सा फिजन है? बाइनरी फिजन या मल्टीपल? दो में डिवाइड हो रहा है ना, तो दो के लिए वर्ड आता है बाइनरी। बाइनरी का मतलब ही 2 होता है, तो बाइनरी के लिए वो बाइनरी, दो के लिए क्या वर्ड आता है? बाइनरी। तो लेशमेनिया जो कि काला अजहर नाम की बीमारी करता है, उसमें भी हमें बाइनरी फिजन ही देखने को मिलता है। बट क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर शेप है, तो इसका जो फिजन देखने को मिलता है वो एक ही जगह से देखने को मिलता है। अमीबा की तो कोई शेप ही नहीं थी, वो कहीं से भी डिवाइड हो सकता था, लेकिन इसकी एक पर्टिकुलर क्या है, फिक्स शेप है। ये एक पर्टिकुलर जगह से ही डिवाइड होता है। क्या बोलता है इसको? क्या फैलाता है ये? काला। सेकेंड एग्जाम्पल लिखो, लेशमेनिया। लेशमेनिया which causes leishmania which causes kala azhar, leishmania which causes kala azhar, ब्रैकेट में लिखेंगे ब्लैक फीवर, ब्लैक फीवर, काला अजहर, KALA, काला अजहर, AZAR, काला अजहर, ब्रैकेट में ब्लैक फीवर, ब्रैकेट क्लोज। also divides itself into two new organisms, also divides itself into two new organisms by binary fission, by binary fission। इसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन वो है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दो नए ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है। तो बाइनरी फिजन का अभी आपने एग्जांपल देखा, जैसे कि अमीबा और लेशमेनिया। अब बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। मल्टीपल फिजन में एक ऑर्गेनिज्म दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होता है एक साथ, तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। फॉर एग्जांपल बच्चों एक ऑर्गेनिज्म होता है प्लाज्मोडियम नाम से। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। सुना आपने नाम पहले? प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है जो कि मलेरिया, जिसकी वजह से मलेरिया होता है, मलेरियल पैरासाइट। मलेरिया तो सिर्फ मच्छर की वजह से होता है, प्लाज्मोडियम का मच्छर तो सिर्फ एक जरिया होता है, मच्छर तो सिर्फ लेकर आता है ना, वो तो एक कैरियर होता है। क्या होता है वो? एक कैरियर।
वो जो बीमारी हो रही है मलेरिया वो एक्चुअली में हो रही है प्लाज्मोडियम की वजह से। किसकी वजह से? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट होता है। प्लाज्मोडियम क्या होता है? एक पैरासाइट। इस तरह से ना कई बार एक ऑर्गेनिज्म किसी गांठ के अंदर, ये छोटा सा मान लो कोई ऑर्गेनिज्म किसी गांठ के अंदर फंस जाता है, इसके चारों तरफ एक गांठ बन जाती है, सिस्ट बन जाती है। क्या बोलते हैं उसको? सिस्ट। तो अगर ये ऑर्गेनिज्म किसी सिस्ट के अंदर फंस गया, किसी गांठ के अंदर फंस गया, तो ये वहीं अंदर ही अंदर डिवाइड होना शुरू होता है। इसके अंदर कई सारे न्यूक्लियस डिवाइड होने शुरू होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से। फिर वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, उनसे नए नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, और धीरे 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 जब ये पूरा का पूरा भर जाता है तो वो सिस्ट ब्रेक डाउन हो जाती है, फट जाती है, रप्चर हो जाती है। किसी चीज़ का फटना मतलब रप्चर होना, किसी चीज़ का फटना मतलब रप्चर। वो सिस्ट जैसे ही फटती है उसमें से कई सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ बाहर आते हैं, और वो किस चीज़ को शो करता है? मल्टीपल फिजन। किसको शो करता है वो? मल्टीपल फिजन। तो आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लाज्मोडियम, वो प्लाज्मोडियम अगर किसी सिस्ट के अंदर, किसी गांठ के अंदर फंस गया है, तो वो प्लाज्मोडियम अंदर ही अंदर डिवाइड होता रहेगा जब तक वो सिस्ट पूरी तरह से भर ना जाए। उसके बाद जब वो सिस्ट पूरी तरह से भर जाएगी, प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि वो सिस्ट क्या करेगी? फट जाएगी, रप्चर हो जाएगी, और उस सिस्ट में से एक साथ कई सारे ऑर्गेनिज्म बाहर आएंगे। तो हमें ऐसा लगेगा कि वहाँ पर एक ही ऑर्गेनिज्म से मल्टीपल ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन। क्या बोलेंगे उसको? मल्टीपल फिजन। क्या बोलेंगे उसको? मल्टीपल फिजन। तो ये जो मल्टीपल फिजन का एग्जांपल है, ये समझ आ रहा है बच्चों आप लोगों को? तो प्लाज्मोडियम में कई सारे डॉटर सेल्स बन जाते हैं अंदर ही अंदर। किसके अंदर? सिस्ट के अंदर। जब ये सिस्ट की स्पेलिंग देख लेना, CYST होती है। जब ये सिस्ट ब्रेक डाउन होती है तो अपने आप ही कई सारे प्लाज्मोडियम उसमें से बाहर आते हैं, और इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो अपनी बात हेडिंग बनाएंगे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में लिखेंगे इट इज द टाइप ऑफ फिजन, इट इज द टाइप ऑफ फिजन in which is the type of fission in which an organism is the type of fission in which an organism divides into multiple organisms. For example, plasmodium, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, ब्रैकेट में लिखना मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया फैलाता है, मलेरियल पैरासाइट, ब्रैकेट क्लोज। when divide in a cyst, प्लाज्मोडियम ब्रैकेट में मलेरियल पैरासाइट, ब्रैकेट क्लोज, when divides in a cyst, then multiple plasmodium comes out, when the cyst get ruptured, and it shows multiple fission, ये किस चीज को शो करता है बच्चों? मल्टीपल फिजन। ये रफ डायग्राम। इस तरह से एक प्लाज्मोडियम से कई सारे प्लाज्मोडियम सिस्ट के अंदर ही बन जाते हैं, और जब सिस्ट ब्रेक होती है तो मल्टीपल प्लाज्मोडियम उसमें से बाहर निकलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे तो अच्छा, लेishmania की खास बात क्या थी? लेishmania एक बीमारी करता है, इसका नाम क्या है? काला ब्लैक फीवर बोलते हैं इसको। प्लाज्मोडियम की खास बात है कि एक मलेरियल पैरासाइट, इसकी वजह से मलेरिया। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पहला हमने पढ़ा फिजन, जिसमें ऑर्गेनिज्म टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है। अगर 2 में हो रहा है तो बाइनरी फिजन, जैसे कि अमीबा और लेishmania 2 में टूट जाते हैं।
अगर 2 से ज़्यादा हो रहा है तो मल्टीपल फिजन, जैसे कि प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट है, उसमें हमें मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे किसकी, फ्रेगमेंटेशन। तो हेडिंग बनाएंगे फ्रेगमेंटेशन, सेकंड नंबर डालते हैं। तो देखो बच्चों, एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है स्पाइरोगायरा। क्या नाम है, स्पाइरोगायरा। ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन सिंपल सा है। कैसा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन सिंपल सा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक चीज बता देता हूँ आपको इससे पहले, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, अभी तक आपने पढ़ा हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, पढ़ा है नहीं? तो जिसके पास एक सेल है वो यूनिसेलुलर, जिसके पास एक से ज्यादा सेल है वो मल्टी सेलुलर। एक नई चीज बता रहा हूँ, मल्टी सेलुलर भी दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होता है कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। ह्यूमन बॉडी कैसी होती होगी, सिंपल, कॉम्प्लेक्स? कितने बच्चे कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स है? तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमारी आई को भी अगर उठा के देखेंगे तो उसमें भी बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें, अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, है ना? तो हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आती है। वहीं कुछ बिल्कुल सिंपल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जैसे कि स्पाइरोगायरा। क्या नाम है इसका? देखो इस तरह की शेप होती है इसकी, नॉर्मल, ठीक है? गन्ना देखा, गन्ना ऐसा सही दिखता है। तो वो जो इसकी शेप है, बड़ी ही सिंपल सी शेप है, बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती इसमें। इसका नाम क्या है, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा जब मैच्योर हो जाता है तो हिस्सों में बट जाता है, फ्रेगमेंट्स में बट जाता है। हिस्सों को बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। पहले जुड़ा हुआ था, अब हिस्सों में बट गया। इन हिस्सों को क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंट्स। हिस्सों के लिए वर्ड ही क्या आता है बच्चों, फ्रेगमेंट्स। जब ये फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाता है, हिस्सों में बढ़ जाता है, तो हर एक फ्रेगमेंट, हर एक हिस्सा नया फिर से रीग्रो कर जाता है, रिप्रोड्यूस कर जाता है, और हर एक हिस्से से नया स्पाइरोगायरा बनने लगता है। ये स्पाइरोगायरा था, इसके 3 हिस्से हुए। हिस्सों को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट्स। हर एक फ्रेगमेंट ग्रो करेगा और धीरे धीरे पूरा क्या बनाएगा, स्पाइरोगायरा। क्योंकि यहाँ हर एक फ्रेगमेंट से एक नया स्पाइरोगायरा बन रहा है, और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ह्यूमन बॉडी में इट इज नॉट पॉसिबल। अगर किसी का हाथ कट गया है तो वो कट ही गया है, फिर आप उसे दोबारा से रीग्रो नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, या वो अपने आप रीग्रो नहीं हो सकता है डायरेक्टली, बिकॉज स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। बट इन केस ऑफ स्पाइरोगायरा, जो कि एक सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर वो फ्रेगमेंट्स में बट गया है, हिस्सों में बट गया है, तो हर एक फ्रेगमेंट से, हर एक हिस्से से एक नया स्पाइरोगायरा ग्रो कर जाएगा। क्योंकि यहाँ फ्रेगमेंट से, हिस्सों से एक नया स्पाइरोगायरा बन रहा है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको, फ्रेगमेंटेशन। तो लिखेंगे अपने पास, फ्रेगमेंटेशन is a mode of asexual reproduction. Fragmentation is a mode of asexual reproduction in which a simple multicellular organism, in which a simple multicellular organism, simple multicellular organism like Spirogyra, like Spirogyra divides into fragments, and fragments मतलब parts किससे, and from each fragment new Spirogyra will grow, and from each fragment new Spirogyra will grow. हर एक फ्रेगमेंट से, हर एक हिस्से से एक नया स्पाइरोगायरा क्या करेगा, ग्रो करेगा। एनी डाउट एनीवन? मेक दिस डायग्राम, जल्दी से ये डायग्राम बनाना। आपको ये अंदर के डिजाइन्स नहीं बनाने, ओके, नॉर्मल रखना है बस। मेन तो आपको ये दिखाना है कि इसके 3 फ्रेगमेंट्स होते हैं और तीनों ग्रो करते हैं। फ्रेगमेंटेशन वो होता है जिसमें एक सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है फ्रेगमेंट्स में, और हर एक फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करना शुरू कर देता है, जैसे कि स्पाइरो। ठीक है ना, स्पेलिंग चेक करो, ठीक है?
तो फिजन में भी यही हो रहा था और फ्रेगमेंटेशन में भी यही हो रहा था। द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन इज कि फिजन जो होता है वो ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है और फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। देखो डबल स्टार डालकर एक लाइन, फिजन टेक्स प्लेस इन unicellular organisms like amoeba, leishmania, whereas fragmentation takes place in simple multicellular organisms. Fragmentation takes place in simple multicellular organisms like Spirogyra. क्या आपने इस डायग्राम को बनाने पर ये लिखे हैं फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2, फ्रेगमेंट 3 मेंशन किया है? ग्रो लेबलिंग इज नेसेसरी। ये डायग्राम सिर्फ इसलिए बनवा रहा हूँ ताकि लेबलिंग कर सकूँ। बहुत सिंपल से डायग्राम पेपर में बोर्ड में आते हैं और सिर्फ लेबलिंग के लिए आते हैं, हम लोग लेबलिंग नहीं कर पाते। अभी दिखाऊंगा एक डायग्राम पूरा बोर्ड में खुद से बना हुआ था, छपा हुआ था डायग्राम, उसमें सिर्फ लेबलिंग करनी थी बच्चों को और 2 लेबलिंग थी और कुछ था नहीं, वो भी छोड़ रखा था बच्चों। ये हो गया। हाइड्रा ऐसा दिखता है जब उसको देखा जाता है। तो ये पेरेंट हाइड्रा है। इस पेरेंट हाइड्रा की जो आप देख रहे हो ना निकले हुए चट्टानी टाइप इसकी कुछ निकली हुई है, इनको बोलते हैं टेंटिकल्स। क्या बोलते हैं इनको? टेंटिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो टेंटिकल्स हैं, ये नाम याद रखना है आपको कि इनको टेंटिकल्स बोलते हैं। ये हाइड्रा का नीचे वाला पार्ट है, इसमें से इसकी बॉडी में से एक छोटा सा पार्ट बाहर की तरफ निकलता है। जो बॉडी में से छोटा सा पार्ट बाहर की तरफ निकलता है उसको बोलते हैं बड। क्या होता है उसको? तो ये छोटा सा पार्ट जो बड की फॉर्म में बाहर निकला है, ये धीरे धीरे अपने आप ही बड़ा होना शुरू हो जाता है और देखते देखते ये बड अपने आप में एक पूरा नया हाइड्रा बन जाता है। जब ये मैच्योर होने लगता है तो ये इस पेरेंट हाइड्रा से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, और जहाँ पर ये लैंड करता है वहाँ पर अगर इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो वहाँ पर एक नया हाइड्रा बन जाता है ना। तो देखो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही है, एक ही पेरेंट से काम चल गया, कोई स्पेशल सेक्सेस की जरूरत नहीं पड़ी, कोई वेरिएशंस नहीं आई, कोई चेंजेस नहीं आए। बताया था ना ये सारे पॉइंट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। तो हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी से एक छोटा सा बाहर निकलता है बॉडी का पार्ट, इसको हमने क्या बोला है? बड। वो बड धीरे धीरे ग्रो करके एक नया हाइड्रा बनाता है। जब वो मैच्योर हो जाता है वो अपने आप डिटैच हो जाता है और जहाँ पर लैंड करता है वहीं से एक नया हाइड्रा ग्रो करना शुरू कर देता है। क्योंकि इसकी बॉडी से छोटा सा पार्ट बाहर निकलता है बड, इसलिए इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? बड। क्या कहलाता है ये? बडिंग। तो लिखेंगे अपने पास, बडिंग इज अ टाइप ऑफ asexual mode of reproduction. Budding is a type of asexual mode of reproduction. Budding is a type of asexual mode of reproduction in which there is a formation of bud, ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट है ना, इसी को क्या बोल रहे हैं? बड। ऑन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म there is a formation of bud on the body of organism which grows into a complete new organism, इसी बड से पूरा एक नया बड ग्रो कर जाता है, वो पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाता है। For example, in Hydra, there is an outgrowth on the body of Hydra, which is known as bud.
now this bird will grow into a complete new hydra, will grow into a complete new hydra, and when it get mature, it will detach मतलब अलग होगा, अटैच मतलब जुड़ेगा ना, detach मतलब अलग होगा. It will detach from the parent hydra, and will grow as a new individual hydra, ठीक है. ये डायग्राम बनाओ जल्दी से. एनसीईआरटी में भी इसी डायग्राम की बात कर रहा था. बोर्ड में आया था बच्चों, डायग्राम पूरा बना हुआ था, सब उन्होंने बना रखा था. एरोज भी उन्होंने बना रखे थे, उन्होंने सिर्फ नाम पूछा था. इसे नाम दिया था ए, इसे नाम भी दिया था बी, बस नाम पूछे थे. तो ये क्या है बर्ड, वो क्या है टेंटिकल्स. क्या है वो टेंटिकल्स. बस इतना आसान से लिखना था 2 मार्क्स में. तो डायग्राम्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए जल्दी से. हाइड्रा में बडिंग होती है, नो डाउट. हाइड्रा बोलते हैं इस डायग्राम को. सब लिख लिया ना आप लोगों ने? मेंशन कर दिया कौन सी चीज़ क्या है. इसमें बडिंग देखने को मिलती है. ऐसे ही एक बडिंग हमें देखने को मिलती है ईस्ट के अंदर. बडिंग का एक और एग्जांपल होता है हमारे पास ईस्ट. द ओनली डिफरेंस इज कि हाइड्रा में तो एक बर्ड बना था. हाइड्रा में कितना बर्ड बना था? सिर्फ एक बर्ड. लेकिन जब हम ईस्ट के अंदर इस बडिंग के प्रोसेस को देखते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं कि उसके ऊपर एक बर्ड बनता है, फिर उस बर्ड के ऊपर एक और बर्ड बनता है, फिर एक और बर्ड बनता है. इस तरह से बर्ड के ऊपर बर्ड बनते चले जाते हैं और चेन ऑफ बर्ड्स हमें देखने को मिल जाते हैं. तो मेन डिफरेंस बिटवीन हाइड्रा एंड बडिंग इन हाइड्रा एंड बडिंग इन ईस्ट इज कि हाइड्रा में जब बडिंग होती है तो सिर्फ एक बर्ड बनता है. ईस्ट में जब बडिंग होती है तो चेन ऑफ बर्ड्स देखने को मिलते हैं. लिखो अपने पास स्टार्ट होता है. बडिंग इज ऑल्सो seen in east, but in case of east, chain of birds are visible. Chain of birds are formed. In east, chain of birds are formed. और हर एक बर्ड से एक ईस्ट बनेगा. हर एक बर्ड से क्या बनेगा? एक ईस्ट. ये रफ डायग्राम बना. फिजन वो था जिसमें ऑर्गेनिज्म टूट जाता था. फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंट्स में टूटकर नए नए ऑर्गेनिज्म बनते थे. बडिंग में बर्ड फॉर्मेशन होती है, फिर उन बर्ड से नया ऑर्गेनिज्म बनता है. बडिंग का एग्जांपल क्या हो गया? हाइड्रा. या फिर हाइड्रा में एक बर्ड बनता है, ईस्ट में चेन ऑफ बर्ड्स. कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट हेडिंग रहा रीजनरेशन. बस रीजनरेशन और स्पोर फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएंगे 5 मिनट में. तो जल्दी से देखो सीखो. रीजनरेशन नाम से क्या समझ आ रहा है? रीजनरेट हो जाता है. बच्चों ये बहुत बढ़िया पावर है. मैं तो इनको पावर्स बोलता हूँ. हुआ था ना पावर रेंजर्स करके, देखा किसी ने? पावर रेंजर्स करके आता था, उसमें लाल नीले पीले हरे कलर के पावर रेंजर्स बोलते थे. किसी के पास कोई पावर, किसी के पास कोई पावर. तो मैं तो इनको पावर्स के तौर पे याद रखता हूँ. अब तो बिल्कुल नए भी आ गए थे वो पिंक से कलर के. मैं इनको पावर्स के तौर पे याद रखता हूँ. भाई फिजन वाली पावर किसके पास है? फिजन वाली पावर है अमीबा लेशमेनिया के पास. प्लाज्मोडियम के पास मल्टीपल फिजन वाली पावर है. फ्रेगमेंटेशन वाली पावर कौन से पावर रेंजर के पास है? स्पाइरोगायरा. बडिंग की पावर किसके पास है? हाइड्रा और ईस्ट, है ना. एक बहुत बढ़िया पावर आती है निकल कर, जिसका नाम क्या है? रीजनरेशन. रीजनरेशन ऐसी पावर है, आप किसी ऑर्गेनिज्म के टुकड़े कर दो, हर एक टुकड़े से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. हाँ बहुत बढ़िया पावर है. देखो मैं विश्वास नहीं हो रहा. रीजनरेशन देखो कितना बढ़िया तरीका है. प्लेन एरिया करके एक ऑर्गेनिज्म आता है छोटा सा. इस प्लेन एरिया का सिंपल सा स्ट्रक्चर है. इस सिंपल से स्ट्रक्चर को अगर ये गलती से कट जाए या आप इसको काट दो तो इसके हर एक हिस्से से एक नया प्लेन एरिया ग्रो करना शुरू कर जाता है. ये है कितना क्यूट सा ऑर्गेनिज्म.
टाई भी लगा रखे हैं। एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया, ऊपर से नीचे तक इसकी बॉडी जो है वो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो अगर इसके हिस्से हुए, 3 हिस्से हुए, सिर अलग कर दिया, बीच वाला हिस्सा अलग हो गया, टेल अलग हो गई बिल्कुल, तो हर एक हिस्से से, सिर से भी, बीच वाले हिस्से भी और नीचे वाले हिस्से से भी एक नया प्लेनेरिया क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा, रीजनरेट कर देता है ये अपने पार्ट्स को। क्या होता है ये? जैसे छिपकली में होता है ना, छिपकली अपनी टेल को रीजनरेट कर लेती है। ये किसी को पता है? छिपकली अपने आप को बचाने के लिए अपनी टेल को अलग कर देती है ताकि वो बच जाए। कई बार क्या होता है, छिपकली जो है ना, जैसे उसे पकड़ लिया किसी ने, पंजे से पकड़ लिया, दबोच लिया उसको, तो वो क्या करेगी, अपने आप को बचाने के लिए अपनी टेल को डिटैच कर देगी। तो वो जिसने पकड़ रखा है, बिल्ली ने पकड़ रखा है मान लो उसे, तो बिल्ली ने उस छिपकली को पकड़ रखा है, तो छिपकली क्या करेगी, उसकी पूंछ को डिटैच कर देगी और खुद भागी चली जाएगी। तो बिल्ली के हाथ में, बिल्ली ये सोच के बैठी है मैंने तो पकड़ लिया छिपकली को, बिल्ली के हाथ में क्या है, सिर्फ अच्छा वो पूंछ हिलती भी रहती है थोड़ी देर तक, तो बिल्ली को ऐसा लगेगा ठीक है छटपटा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ तो लिया। तो जब बिल्ली देखेगी थोड़ी देर बाद अपना ईगो वगैरह छोड़ के, तो उसके हाथ में क्या रहेगी, सिर्फ पूंछ, छिपकली तो भाग गई, है ना। अब कुछ समय बाद वो अपनी पूंछ को क्या कर सकती है, रीजनरेट हो सकती है उसकी पूंछ। हमारी ह्यूमन बॉडी में भी एक ऐसा ऑर्गन हो सकता है, होता है जो रीजनरेट करता है, लिवर। मैंने आपको लाइव प्रोसेस में भी बताया, हमारी बॉडी में लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को क्या कर सकता है, रीजनरेट। अगर लीवर कहीं से कट गया, उसका पीस निकाल दिया डॉक्टर ने किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो वो अपने आप को क्या कर लेता है, रीजनरेट। वो रीजनरेशन का प्रोसेस हमारे अंदर या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ कुछ पार्ट्स में देखने को मिलता है, जैसे हमारी बॉडी में लीवर में या छिपकली की बॉडी में टेल में। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे कि प्लेनेरिया, जिनमें पूरा ही ऑर्गेनिज्म रीजनरेट हो जाता है। जैसे कि प्लेनेरिया के 3 हिस्से हुए या 4 हिस्से हुए, तो उन 3-4 हिस्सों से एक नया प्लेनेरिया रीजनरेट हो जाएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसलिए हम इसको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कंसीडर कर रहे हैं। ह्यूमन का लीवर वाला कंसीडर नहीं होगा, छिपकली की पूंछ वाला कंसीडर नहीं होगा, बट प्लेनेरिया के हिस्सों से एक नया ही प्लेनेरिया बन रहा है, एक नया ही ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो इसलिए हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखो रीजनरेशन इज अ टाइप ऑफ Regeneration is a type of asexual mode of reproduction. Asexual mode of reproduction in which an organism like planaria, regenerate itself from their cut parts of the body, देखो ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पिक्चर है जहाँ पर एक प्लेनेरिया को 3 पार्ट से कट किया गया, हेड, उसका मिडिल पार्ट और बॉटम पार्ट। फिर उनको कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्व किया गया। नो डाउट हमने सिचुएशंस खुद से ऐसी दी जिसमें वो ग्रो कर सकते हैं, आराम से मरे हैं। फिर धीरे धीरे इससे भी एक नया प्लेनेरिया बना, जैसे जैसे दिन बीत गए इससे भी एक नया प्लेनेरिया बना और इस पीस से भी एक नया प्लेनेरिया बना। तो रीजनरेशन के प्रोसेस को हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इंक्लूड ही इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर उन पीसेस से, कट पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ऐसा ही रीजनरेशन हमें कुछ देखने को मिलता है स्टारफिश के अंदर। स्टारफिश सुना आपने बच्चों? स्टारफिश के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है, रीजनरेशन, जिसके अगर बॉडी पार्ट्स को कट कर दिया जाए तो हर एक बॉडी पार्ट से रीजनरेशन हो जाता है, हर एक बॉडी पार्ट से नई स्टारफिश देखने को मिल जाती है। स्टार जैसे शेप की होती है इसलिए उसको स्टारफिश बोलते हैं। और अगर उसके कोई पार्ट्स कट भी हो जाए तो उन पार्ट से एक नया स्टारफिश बन जाता है, रीजनरेट कर जाता है। तो ये भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, लिखो प्लेनेरिया, स्टारफिश
हाइड्रा, प्लिनेरिया, स्टारफिश, हाइड्रा, all show regeneration process, all show regeneration process। ये सभी क्या दिखाते हैं? रीजनरेशन प्रोसेस। प्लिनेरिया का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है, जल्दी से बना लो उसको, और लास्ट स्पोर फॉर्मेशन लिखते हैं। अच्छा, रीजनरेशन का एग्जांपल क्या क्या था? प्लिनेरिया, स्टारफिश, हाइड्रा। जो मुझे सबसे बढ़िया पावर देने लगता है वो है हाइड्रा, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा पावर्स है, बडिंग भी कर देता है और रीजनरेशन भी कर रहा है ना। रीजनरेशन से बढ़िया पावर तो कोई है ही नहीं, कितनी पीसेस काट लो फिर नया और बन जाए, है ना। 1 के 3 बनने हैं, 3 के 10 बन जाएंगे, इस तरह से चलता है। तो हाइड्रा तो अपना मजे में है, इसके पास सबसे ज़्यादा पावर है बडिंग की भी और रीजनरेशन की। एक और देखते हैं जिसका नाम क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन वाली पावर एक ऑर्गेनिज्म के पास होती है जिसका नाम है राइजोपस। राइजोपस जिसको ब्रेड मोल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि ये ब्रेड्स के ऊपर ग्रो करता है। जैसे जैसे ब्रेड खराब होने लगते हैं, बोलते हैं इसमें फंगस लग गई है, खराब हो गई है, तो वो बेसिकली कौन होता है? राइजोपस। ये ब्रेड है, ये ब्रेड का पीस है जो खराब हो रहा है। ध्यान देना इस पर क्या ऑर्गेनिज्म है। ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसका जो कि नॉर्मल पेड़ की टहनी जैसा दिख रहा है, सिर्फ दिख रहा है, एक्चुअली में नहीं है। ये जो इसका ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, इस वाले पार्ट को जो सपोर्ट करता है, ये वाला पार्ट है हाइप। क्या कहलाता है ये पार्ट? क्या कहलाता है? ये जो आप देख पा रहे हो ऊपर, इसके अंदर बहुत छोटी छोटी, बहुत ज्यादा छोटी छोटी, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल की रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं। क्या होती है माइक्रोस्कोपिक लेवल की? रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। ठीक है, ये लास्ट चल रहा है तो पूरा फोकस ये रखिए। इस तरह की वो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स दिखती हैं। रिप्रोडक्टिव यूनिट्स मतलब जो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, ऐसी यूनिट्स जो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, लेकिन वो बहुत बहुत ज्यादा छोटी होने की वजह से उनके लिए वर्ड आता है माइक्रोस्कोपिक। क्या वर्ड आता है? माइक्रोस्कोपिक। So these reproductive units are very very small, so they are microscopic reproductive units। तो ये माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स इसके अंदर देखने को मिलती है, जिसके ऊपर एक कवरिंग होती है। उस कवरिंग को हम स्प्रोएंजियम बोलते हैं, स्प्रोएंजिया या फिर स्प्रोएंजियम। वो जो कवरिंग है ना इसके ऊपर, उस कवरिंग को ही हम क्या बोलते हैं? स्प्रोएंजिया या फिर स्प्रोएंजियम। जब ये कवरिंग हट जाती है, फट जाती है, रप्चर हो जाती है, तब इसमें से ये सारी माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बाहर आती हैं। अच्छा, इन माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स के लिए एक वर्ड यूज होता है स्पोर्स। क्या वर्ड यूज होता है? स्पोर्स। फिर ये इधर उधर जाती है, हवा की वजह से, किसी वजह से इधर उधर जाएंगी। इधर उधर जाएंगी तो इधर उधर गिरेंगी। इधर उधर गिरेंगी तो मतलब किसके ऊपर गिरेंगी? ब्रेड के ऊपर गिरेंगी। ब्रेड में इन्हें वो फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएंगी जो इन्हें ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। तो हर एक स्पोर से, हर एक माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट से नया राइजोपस मिलना शुरू हो गया। इस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? राइजोपस। क्या नाम है इस ऑर्गेनिज्म का? राइजोपस। इस तरह से ये ब्रेड के ऊपर ग्रो करना शुरू हो जाता है। ये राइजोपस का ये वाला जो पार्ट है, दिस इज हाइफ। ये जो इसके ऊपर ये छोटी छोटी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स देख रहे हो, माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, ये क्या है? स्पोर्स। इनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो क्या होता है? स्प्रोएंजिया। क्या होती है वो कवरिंग? जब वो स्प्रोएंजिया फट जाती है, बर्स्ट आउट हो जाती है, तो ये स्पोर्स ऐसे देखो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं इससे। तो ये स्पोर्स ऐसे उड़ते हुए निकल जाते हैं, इधर उधर गिर जाते हैं। जहाँ जहाँ ये लैंड करते हैं, वहाँ वहाँ अगर इनको फेवरेबल कंडीशन मिल गई, फेवरेबल कंडीशन मतलब जो ग्रो करने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि मॉइस्चर, वहाँ वहाँ अगर इनको वो चीज़ें मिल गई, तो वहीं से एक पूरा नया राइजोपस उगना शुरू हो जाता है, एक नया राइजोपस ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो इस मोड को हम क्या बोलते हैं? क्या बोला गया इसको? स्पोर फॉर्मेशन। समझ आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत इसमें? नो? तो लिखो अपने पास। In spore formation, organisms like rhizopus, अच्छा rhizopus को ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। ब्रैकेट में लिखना, rhizopus को ब्रेड मोल्ड भी बोला जाता है। ज़्यादातर ब्रेड से बनने वाली चीज़ों के ऊपर देखने को मिलता है ब्रेड मोल्ड। राइजोपस ठीक है, राइजोपस को क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड। क्या लाइन लिखी है अभी?
in spore formation, organism like Rhizopus, bread mold, comma, spores are formed which are microscopic reproductive units, ये कैसे होती है माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स. माइक्रोस्कोपिक वर्ड क्यों आ रहा है क्योंकि बहुत छोटी, रिप्रोडक्टिव क्योंकि रिप्रोड्यूस कर सकती है, विच आर माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स and have a covering called stroangium इस कवरिंग को क्या बोलते हैं स्ट्रोएंजियम. फुल स्टॉप. when this stroangium burst out, जब ये स्ट्रोएंजियम बर्स्ट आउट होती है, these spores कॉमन लगाकर these spores will fall here and there and where they land if they get favorable conditions, then a new rhizopus will grow from there. राइजोपस का एक सिंपल सा डायग्राम एनसीईआरटी में नेक्स्ट पेज पर दिया, उसको बना दो. एक लास्ट रह गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके.